सो हेलो क्लास 12th। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी होगी और अपनी लाइफ भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हम क्लास 12th का पॉलिटी चैप्टर 1 कर रहे हैं। बुक 1 आपकी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। और दो और इम्पोर्टेंट लिंक है आपके लिए। एक जो इस लेक्चर के फ्री नोट्स हैं, आपको वो भी वहाँ पे मिलेंगे। और दूसरा अ, सारी प्लेलिस्टें हैं वहाँ पे। इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल का लिंक है। आपको अगर कोई भी डाउट है अ, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और एक बात, आपको आपने आर्ट्स अगर क्लास 12 में परस्यू की है तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीवीटी एग्ज़ाम देना है। उसके बाद कौन सा करियर परस्यू करें उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो डाल डाल रखी है। उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसको भी आप चेक करें कि आप क्लास 12 के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जाननी है, जैसे सिविल सर्विसेज़ कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए, जुडिशरी में क्या जाना है, गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाना है, फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या करनी है। अगर आपको इन सब जैसा कुछ कोर्स करना है तो आप अगर हमें कुछ चाहिए आपको इन सब से रिलेटेड वीडियो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालें। हम उस पे हर संडे को एक वीडियो आएगी आप करियर रिलेटेड, ठीक है। तो उस पे हम अब डेली एक एक वीडियो अपलोड करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो, इसका हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हमने इसके थोड़ा सा चैप्टर के बारे में देखा था और यूएसएसआर के बारे में देखा था। जैसे हमने बर्लिन वॉल के बारे में देखा था, सोवियत सिस्टम था क्या, इसके आइडियाज, हिस्ट्री क्या थी, कब से स्टार्ट हुआ सोवियत सिस्टम, ठीक है। ये सब देखा हमने। देखा कि जो यूएसएसआर था ये कितना बड़ा था, स्प्रेड ऑफ यूएसएसआर देखा हमने। साइलेंट फीचर्स देखे, चैलेंजेस देखे कि सोवियत सिस्टम में चैलेंजेस क्या क्या थे, ठीक है। फिर हमने कुछ उनके लीडर के बारे में देखा, ठीक है। अब मिखाइल गोर्बाचेव जो उनके एक प्रेसिडेंट थे, उनका जो रिफॉर्म था उससे कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ उसको भी हमने देखा, ठीक है। अब एक हम डिक्लेरेशन देखते हैं, उसके बाद डिक्लेरेशन देखते हैं कि जब उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो एक नया वो बनाया गया, एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम सीआईएस था, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट था। क्यों बनाया गया था ये? क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसएसआर ने जो ट्रीटी साइन कर रखी थी दूसरे देशों के साथ, जो उनका रिसोर्सेज था, उनका सक्सेसर कौन होता? तो उनका सक्सेसर बन के आया रशिया। रशिया को परमानेंट सीट मिली। ये सब हमने देख लिया प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके पीछे के रीजन क्या थे, ठीक है। उसके पीछे के रीजन क्या क्या थे ये अब हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये यहाँ से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि डिफाइन द रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट में देखा रहा कि हम इकोनॉमिकल डिसइंटीग्रेशन बाद पहले देखेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन के पॉलिटिकल फैक्टर क्या-क्या थे। ये सब हम धीरे-धीरे करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या था डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। तो पहला जो इकोनॉमिकल फैक्टर था, सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन यूरोपियन कंट्रीज, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, ठीक है। जो इकोनॉमिक फैक्टर था सबसे पहला सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, कि ये अपनी इकोनॉमी का, अपने रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा पैसा ना मिलिट्री पे लगाते थे और न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब मेंटेन करने पे लगाते थे। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बर्डन आता था और जिसकी वजह से वो अपनी सोसाइटी के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जो दूसरा इकोनॉमिक कारण था, रीज़न था, वो ये था कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे रशिया यूएसएसआर के, वो लोग जानते थे कैसा डेवलपमेंट है वेस्ट में, ठीक है। वेस्ट यानी जो यूएसए लीड लीड कंट्रीज़ थी, उनमें कैसा डेवलपमेंट है और यूएसएसआर में कैसा डेवलपमेंट है, ठीक है। वो जो ऑर्डिनरी लोग थे वो लोग जानते थे। जैसे अब पाकिस्तान के लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में कैसा डेवलपमेंट है, तो वैसे ही वहाँ के ऑर्डिनरी लोग ये देखते थे कि वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ कैसा डेवलपमेंट है। तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों में भी खुद ये होती है, इच्छा होती होती होगी कि हमें भी वैसा ही डेवलपमेंट चाहिए। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर ये था। तीसरा, वो लोग साफ-साफ देख पा रहे थे डिस्पैरिटीज़, यानी भेदभाव उनके सिस्टम में और वेस्ट के सिस्टम में। या इनका सिस्टम क्या था? सोशलिज़्म था। वेस्ट का सिस्टम क्या था? वेस्टर्न वेस्टर्न सिस्टम क्या था? कैपिटलिज़्म था।
तो ये लोग देख पा रहे थे कि किसका जो सिस्टम बनाया है आइडियोलॉजी वाला, वो किसका बेटर है, ठीक है। ये 3 रीज़न थे इकोनॉमिकल रीज़न। अब पॉलिटिकल रीज़न देखते हैं। पॉलिटिकल रीज़न पहला जो था, कम्युनिस्ट पार्टी अकाउंटेबल नहीं थी, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये लोग जो जब चाहते थे वो रूल ले आते थे, जब चाहते थे वो उस रूल को हटा देते थे, ठीक है। तीसरा जो था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड, ठीक है। जो अथॉरिटीज़ थी वो सेंट्रलाइज़ थी। ब्यूरोक्रेट्स थे, यानी जो अधिकारी थे वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलती थी, ठीक है। 2 रीज़न हो गए, पहला पॉलिटिकल रीज़न, पहला इकोनॉमिकल रीज़न, दूसरा पॉलिटिकल रीज़न। तीसरा देखते हैं हम, जो तीसरा रीज़न था वो गोर्बाचेव का रिफॉर्म था। अभी हमने जो दूसरे पहले वीडियो में देखा था लास्ट स्लाइड में, ठीक है, ये वाले, ये, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव ने एक रिफॉर्म सजेस्ट किया था, क्योंकि वो अपनी कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना चाहते थे। उस डिसीजन की वजह से उनके पार्टी में ही, उनकी कंट्री में ही कूप होने लगा, यानी विद्रोह होने लगा। और विद्रोह को लीड कौन कर रहा था? बोरिस येल्त्सिन लीड कर रहे थे उस विद्रोह को, ठीक है। उसके बाद धीरे-धीरे जो कंट्रीज़ थी वो उन्होंने अब खुद को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में जाते-जाते 1991 में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिसइंटीग्रेशन को डिक्लेयर कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई वहाँ पे, ठीक है। ये हमने देखा था। अब इस 3 रीज़न हमने देख लिए, ठीक है। ये कैसे-कैसे हुआ। पॉलिटिकल रीज़न देखा हमने, इकोनॉमिकल रीज़न देखा। अब ये गोर्बाचेव का रिफ़ॉर्म कैसे वो था, ठीक है। गोर्बाचेव का रिफ़ॉर्म कैसे डिसइंटीग्रेशन में एक कारगर साबित हुआ, वो देखते हैं हम, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करने के लिए इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम से डील करने के लिए वो सारे रिफ़ॉर्म ले आए थे, ठीक है। बट जो इनका अटेम्प्ट था ना वो फ़ेल हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, जो ये मानती थी कि ये ना बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मीन्स ये बहुत जल्दी सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो हमारी इतनी पुरानी विरासत है, उसको ये बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं। यानी ये लोग कौन थे? रेडिकल थॉट वाले लोग थे। मतलब चेंज हो, लेकिन धीरे-धीरे होना चाहिए, इन लोगों का मानना था। लेकिन जो इनका जो गोर्बाचेव का जो रिफ़ॉर्म का वो था, वो बहुत जल्दी-जल्दी सब कुछ चेंज कर रहा था, ठीक है। जो रिफ़ॉर्म था वो एक सिचुएशन क्रिएट किया जिसको बोला गया ठग ऑफ वॉर, ठीक है। अब उसकी वजह से इन्होंने जो सपोर्ट था ना इनका पब्लिक में, वो सब ये खोते चले गए, ठीक है। अब इनके कुछ पार्टी के मेंबर ही इनको वो अपोज करने लगे कि ठीक है, इनके पार्टी के अंदर इनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। 3 हमने रीजन देखे, गोरबाचेव का देख लिया हमने, एक पॉलिटिकल रीजन देखा, इकोनॉमिकल रीजन एक इकोनॉमिकल रीजन देखा, ठीक। अब चौथा रीजन हम देखते हैं। जो चौथा रीजन है वो नेशनलिज्म का डिजायर है, ठीक है। जैसे अपने देश के प्रति हम नेशनलिस्ट है ना, वैसे ही इन यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। डिजायर फॉर सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक, रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक, यूक्रेन प्रोवाइड फाइनल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन फॉर यूएसएसआर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था कि जो ये बाल्टिक नेशन थे, यानी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, यूक्रेन थे, इन पे रशिया ने कब्जा किया था। जब 1945 के बाद जब जर्मनी को हराया था रशिया ने, तो जो जर्मनी के अंडर में कंट्रीज थी उनको रशिया ने अपने अंडर में ले लिया था। तो इन कब्जा ही हुआ ना, मीन्स रशिया इन पे कब्जा करके बैठा था। तो इनके अंदर खुद की डिजायर थी, जैसे हमारे अंदर डिजायर थी कि हमारे पे अंग्रेज कब्जा करके बैठे थे, हमने वो ले ही लिया, ठीक है। हमारे अंदर जब देश प्रेम जागा, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी, तो हमने ले लिया। तो उसी तरह इनके अंदर भी बाल्टिक नेशन में, यूक्रेन में अ, राष्ट्रवाद की भावना, यानी नेशनलिज्म की भावना जागी, और ये सबसे इमीडिएट और कारण था डिसइंटीग्रेशन का यूएसएसआर में, ठीक है, यूएसएसआर का, ठीक है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इट वॉज expected that central state disintegrate first due to ethical and religious differences, but again exception, ठीक है। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पे ये माना जाता था कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगा ना, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, क्योंकि देखो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहाँ है, ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये सबसे पहले वो अलग होंगी रशिया से, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, इसका हमने पहले वीडियो में आंसर दे रखा है, आप वो जाके चेकआउट करो, ठीक है। क्वेश्चन आ ही सकता है भाई। अब यूरोपियन कंट्रीज थिंक दैट दे पेइंग टू मच
to high economic prices to keep them the और backward area within Soviet यूनियन, ठीक है। अब जो यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे लिथुआनिया हो गया, लिथुएविया हो गया, ठीक है, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ये सब सोचते थे कि हम ये सेंट्रल कंट्रीज को अपने अंडर में रख के, यानी सेंट्रल कंट्रीज भी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो भी यूएसएसआर का पार्ट थी। तो ये सब सोचते थे कि हम इनको अपने साथ रख के हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पे कर रहे हैं। ये एक तो बैकवर्ड क्लास है, एक तो बैकवर्ड इनका वो है, कुछ इकोनॉमी है नहीं, तो हम इनके लिए क्यों पे कर रहे हैं। अब इनका अलग था, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज अलग सोचती थी, ये अलग सोचते थे, ठीक है। सबका अलग अलग रीजन था नेशनलिज्म का, ठीक है, नेशनलिज्म जगने का। चलो, अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन देख लेते हैं कि परिणाम क्या हुआ जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो परिणाम क्या हुआ। कोल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है। कोल्ड वॉर जब एंड हुआ तो आर्म्स जो रेस चल रही थी, हथियारों की रेस, वो भी खत्म हो गई, ठीक है। पावर जो था, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, ठीक है, जो पावर रिलेशन था पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो चेंज हो गया, ठीक है। आइदर रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। जो यानी एक जो सुपर पावर बचा था यूएसए, या तो ये सिर्फ डोमिनेट करता पूरे वर्ल्ड को और यूनिपोलर वर्ल्ड बना देता, यूनिपोलर सिस्टम बनाता, मींस एक ही जो कंट्रीज है वही पूरी डोमिनेट करती, ठीक है। आइदर मल्टीपोलर सिस्टम बनता जहाँ पे पावर नो वन कैन डोमिनेट, कुड डोमिनेट, मींस छोटे छोटे बहुत सारे सुपर पावर बन जाते, कोई भी डोमिनेट नहीं कर पाता, ठीक है। आज कौन सा सिस्टम है, यूनिपोलर सिस्टम है या मल्टीपोलर सिस्टम है, आप बताओगे, ठीक है। तीसरा जो वो कॉन्सिक्वेंसेस था, वो तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस था, यूएस बिकम सोल पावर, सुपर पावर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड नाउ डोमिनेट इकोनॉमिकल सिस्टम। अब यूएसए अकेले बचा हुआ था भाई, यूएसए अकेले बचा हुआ था, यूएसएसआर पूरा डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो यूएसए अकेले बचा हुआ था, कैपिटलिस्ट सुपर पावर बचा हुआ था जो पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को डोमिनेट कर रहा था। अब जैसा कि देखा, जब हमने यूएसए जब था, यूएसएसआर जब था, तो वो सेकंड वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसकी इकोनॉमी भी डिसइंटीग्रेट हो गई। तो अब अकेले सबसे ज्यादा पावर, इकोनॉमिक पावर कौन था, यूएसए था। तो ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को वो कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो थी, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज के इशारों पे नाच रही थी, ठीक है। द द एंड ऑफ यूएसएसआर मींट इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो इसका मतलब था कि जो अब नई बहुत सारी नई कंट्रीज इमर्ज होंगी, ठीक है। समझ में आई बात। यूएसएसआर के अंडर में बहुत सारी कंट्रीज थी, तो अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने लगा तो ये सब अपनी अपनी अलग अलग कंट्री बनेंगी ना, ठीक है। ऑल कंट्रीज हैव इट्स ओन एस्पिरेशन, ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज थी जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, उन्होंने नाटो नाटो को ज्वाइन किया, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थी उन्होंने अपने लोकेशन का फायदा उठाया और चाइना और वेस्ट के लिए उन्होंने टाई किया, चाइना और वेस्ट के साथ उन्होंने अपने रिश्ते बनाए, ठीक है। वो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका क्या है। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी अब सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी था क्या, शॉक थेरेपी था ट्रांजेक्शन फ्रॉम एन ऑथोटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट, ठीक है। फोर ईस्ट यूरोपियन एंड सेंट्रल कंट्रीज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब शॉक थेरेपी क्या था, वो एक ट्रांजेक्शन था। जैसे पहले जो यूएसएसआर की कंट्रीज थी वो एक सोशलिस्ट कंट्रीज थी, अब इनको डेमोक्रेटिक बनना था, तो ये जो ट्रांजेक्शन था ना, इसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं, ठीक है, इसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं। शॉक थेरेपी इन प्रैक्टिस हम देखते हैं। शॉक थेरेपी जो था, ईच ऑफ दिस कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जितनी भी कंट्री थी इनको पूरा टोटल शिफ्ट करना था अपनी इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। पहले ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, अब इनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा टोटल शिफ्ट करना था, विच मीन्स कंप्लीट फ्लश द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ड्यूरिंग यूएसएसआर, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो उस टाइम पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो डेवलप हुए थे यूएसएसआर के टाइम पे, उसको पूरा फ्लश आउट करना था, ठीक है। प्राइवेट ऑनर डोमिनेट पैटर्न ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्राइवेट ऑनर थे अभी तक उनको कोई वो नहीं था, लेकिन अब जब कैपिटलिस्ट आए तो प्राइवेट ऑनर को भी ऑनरशिप मिलने लगी प्रॉपर्टीज की, ठीक है। कलेक्टिव फॉर्म्स जो उस टाइम पे बनाए गए थे, रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग, ठीक है। जैसे जब यूएसएसआर था तो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी,
ठीक है? सबका खेत एक ही था, ये नहीं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, सबका कलेक्टिव फार्म था, उस पे खेती होती थी। लेकिन जब अब सब कुछ बर्बाद हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो जो कलेक्टिव फार्म था वो प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस हो गया, ठीक है? अब शॉक थेरेपी देखते हैं हम। शॉक थेरेपी ने फॉरेन पॉलिसी को कैसे इम्पैक्ट किया। सडन एंड कंप्लीट सडन एंड कंप्लीट टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर एसेंशियल, ठीक है? फ्री ट्रेड जो होता है आजकल, वो उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगी थी हमारी कंट्रीज में, ठीक है? हमारी नहीं, मीन्स उन सबकी कंट्रीज में जो आज़ाद हुए थे, ठीक है? ईच स्टेट फ्रॉम ब्लॉक नाउ लिंक्ड विथ वेस्ट एंड वेस्टर्न नाउ बिकम द लीडर, ठीक है? तो ईच कंट्रीज थी, यानी जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, बाल्टिक कंट्रीज हो गई, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ये सब वेस्ट से अपना लिंक बनाने लगी, ठीक है? ये सब वेस्ट से अपना लिंक बनाने लगी, और वेस्ट अपने आप को लीडर मानने लगा, ठीक है? एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होते थे, उनको कंट्रोल करने लगा वेरियस एजेंसीज के थ्रू, लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो इनको लोन देता था। तो अब आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में किसका दबदबा था? यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, यूएसए का। तो ये इनके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट कराता था अपने हिसाब से, ठीक है? और अगर ये लोग कुछ चूचा करते थे तो यहाँ से पैसे आने बंद हो जाते थे, ठीक है? चलो, ये मैप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैप है। आप एक काम करना, आप सिंपल सा मैप लेना और वहाँ पे अपना अ, लगाने की स्टार्ट करना, ठीक है? इन सारी कंट्रीज को लोकेट करने का ट्राई करना, ठीक है? अब हम देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। इनका शॉक थेरेपी का जो कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जो परिणाम हुआ, वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था शॉक थेरेपी का? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ईस्टर्न ब्लॉक हैं कंट्रीज, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको भी हम ऐसे ही डेवलप करें जैसे हमने वेस्ट को डेवलप किया, ठीक है? वेस्ट में बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी और ईस्ट में नहीं थी, तो शॉक थेरेपी इसीलिए इंट्रोड्यूस की गई कि जो वेस्टर्न ब्लॉक जैसा डेवलप है, वैसे ही ईस्टर्न ब्लॉक को भी डेवलप किया जाए, ठीक है? बट शॉक थेरेपी की वजह से जो वहाँ पे इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल क्राइसिस था, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क था, वो सब खत्म हो गया, ठीक है? जैसा था वो सब खत्म हो गया, और पीपल लोग, वहाँ के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें गरीबी में चले गए, ठीक है? अब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या क्या आया था। इससे हम थोड़ा सा इनको भी डिवाइड कर लेंगे, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देख लेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम देख लेंगे, ठीक है? तो हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे रशिया जो कंट्रोल करता था उस टाइम पे इंडस्ट्रीज को, वो कोलैप्स कर गई, ठीक है? इंडस्ट्रीज जो थी वो सेल पे रख दी गई, सेल के लिए वो कर दी गई प्राइवेट लोगों के लिए। और इस सेल को ना, जो इंडस्ट्रीज रशिया की सेल पे रखी गई थी, उसको आज तक का दुनिया का सबसे लार्ज गैराज सेल बोला जाता है। इतने बड़े अमाउंट में आज तक कोई भी सेल नहीं हुआ था इंडस्ट्रीज का। बहुत, जितनी सारी, मतलब एक कंट्रीज की पूरी इंडस्ट्रीज, जितनी फैक्ट्री सबको सेल पे लगा दिया गया, ठीक है? कि आओ प्राइवेट ऑनर्स खरीदो, प्राइवेट जो लोग थे वो खरीदो, ठीक है? वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वेयर सोल्ड एट थ्रोवेज प्राइस। जो वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे, जैसे कोई इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे कॉटन मिल इंडस्ट्रीज हो गई, इन सबको ना एकदम थ्रोवे, यानी एकदम सबसे निचले प्राइस पे बेच दिया गया सबको, ठीक है? ऑल सिटीजन वेयर गिवन वाउचर टू पार्टिसिपेट इन सेल। सब सब नागरिकों को कुछ वाउचर दिए गए कि आप भी सेल में पार्टिसिपेट करो, आप भी सेल में कुछ खरीद लो। बट सारे जो जितने भी सिटीजन थे ना, वो सारे वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि जब वो बेच रहे थे तो इनको पैसे मिले थे। अब भाई इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो ये कहाँ से वाउचर ले जाके वो करेंगे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये ब्लैक मार्केट में ले जाके अपने वाउचर बेच रहे थे और वहाँ से पैसे लेके खाने पीने का जी को जुगाड़ कर रहे थे। जो रूबल जो करेंसी है रशिया की, वो डिक्लाइन कर गई, ठीक है? महंगाई, इन्फ्लेशन सो हाई चला गया। पीपल जो वहाँ पे लोग थे जिन्होंने सेविंग रखी थी, पीपल सब जो उनकी सेविंग थी वो सब खत्म होने लगी। रसिया जो अभी तक कलेक्टिव फार्मिंग की वजह से अपना पूरा जो अनाज था वो सब खुद उगा पा रहा था, वो अब इम्पोर्ट स्टार्ट कर देता है, ठीक है? इम्पोर्ट स्टार्ट कर देता है फूड का, ठीक है? कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोकन, जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो भी खत्म हो गया। सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जैसा कि मैंने बताया कि जो सोवियत सिस्टम था, उसमें लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिविंग स्टेट मेंटेन करता था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, शॉक थेरेपी आई, तो जो लोगों का सोशल वेलफेयर था वो
कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। सब प्राइवेट, अब प्राइवेट वाले क्या करेंगे भाई, पैसे छापने के पीछे रहते हैं, तो वो अपने पैसे छापने के पीछे रह गए, ठीक है। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी वो हटा लिया गया। गवर्नमेंट अब सब्सिडीज नहीं देगी जो यूएसएसआर के टाइम पे दे दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थी, वो पॉवर्टी में चली गई, ठीक है। माफिया बहुत ज़्यादा कंट्रीज में मर्ज हुए, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में माफिया ही मर्ज हो गए जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे, ठीक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखते हैं शॉक थेरेपी की वजह से। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट क्विकली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो बहुत जल्दी बनाया गया। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाया गया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाया गया और पार्लियामेंट नहीं था, ठीक है। नॉट अलाउ एनी अपोनेंट, अपोनेंट कोई अलाउ नहीं किया, अपोनेंट भी नहीं था, ठीक है। जुडिशियल वेट 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 जुडिशियल स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज येट टू बी एस्टैब्लिश, मतलब ये भी जुडिशरी भी नहीं थी, ठीक है। आफ्टर 2000 कंट्री स्टार्ट टू रिवाइविंग इट्स इकोनॉमी, 2000 के बाद यानी 8-9 साल बाद कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी वो लाइन पे आनी स्टार्ट हुई, ठीक है। द एक्सपोर्ट नेचुरल ऑयल लाइक नेचुरल रिसोर्स लाइक ऑयल एंड मिनरल, इन्होंने इन्होंने वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। कंट्रीज गेट रेंट बिकॉज ऑफ पाइपलाइन विच पास थ्रू देयर टेरिटरीज, मीन्स यूरोपियन कंट्रीज में जितनी पाइपलाइन जाती हैं वो एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ही जाती हैं, तो उन्होंने जो इनके रास्ते से ये जाता था ना, इस पे रेंट लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज रिस्टार्टेड, ठीक है, अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने लगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो टेररिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट है। सॉरी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी कोई कंट्री का वो होता है, पार्टीशन होता है, मीन्स जैसे हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तो आज भी कश्मीर को लेके यानी एक पर्टिकुलर एरिया को लेके अभी भी डिस्प्यूट बना रहता है। तो यहाँ पे तो कम से कम 15-16 कंट्रीज अलग हुई थी एक साथ। तो ये यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस नहीं है कि ये एरिया हमारा था, आपने ले लिया डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। तो वही इस पार्ट में आप कवर करोगे, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ यूएसएसआर रिपब्लिक फेस कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर, जो यूएसएसआर जो थे उसके जो कंट्रीज थी वो कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर का वो उनके अंदर हो चुका था, सिविल वॉर, ठीक है। इन रसिया टू रिपब्लिक चेचन्या एंड दागिस्तान हैव वायलेट सक्सेस मूवमेंट, रशियन मेथड ऑफ डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट बाय मिलिट्री बॉम्बिंग एंड लीड टू मैनी ह्यूमन राइट वायलेशन। अब यहाँ पे कोई अगर वो होता था, जैसे कोई यूएसएसआर के जो 15 कंट्रीज है, 15 कंट्रीज में से किसी में भी होता था, कोई मूवमेंट स्टार्ट होता था या फिर कोई विद्रोह होता था, टेंशन होता था, तो रशिया उसको कैसे डील करता था, वहाँ पे मिलिट्री भेज देता या था फिर बॉम्बिंग कर देता था, और उसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन होता था, ठीक है। इन तजाकिस्तान सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अजरबैजान में प्रोविंस, अजरबैजान का एक जगह है नागोर्नो काराबाग, वहाँ पे आर्मेनिया की वजह से प्रॉब्लम है, इन जॉर्जिया में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ कई कंट्रीज में यहाँ पे जो यूएसएसआर की पहले पार्ट थी वहाँ पे आज भी प्रॉब्लम स्टार्ट है, ठीक है। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, सेंट्रल एशियन एशियन रिपब्लिक विथ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे यूएसए की भी नज़र रहती है, रशिया की भी नज़र रहती है, ठीक है। द एरिया बिकम जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइडर, जैसे कि मैंने बताया आउटसाइडर यानी यूएसए के बीच में भी कंपटीशन है, चाइना के बीच में कंपटीशन है, रशिया के बीच में भी कंपटीशन है। सब लोग यहाँ सेंट्रल एशियन में जो रिसोर्स है हाइड्रोकार्बन उस पर काबू पाना चाहते हैं, ठीक है। दिस एरिया बिकम जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइडर ऑल आफ्टर यूएस वांट मिलिट्री बेस इन द रीजन अलाउ एयरप्लेन ड्यूरिंग अफगानिस्तान वॉर। जब यूएसओ के यहाँ पे मिलिट्री बेस की जरूरत थी सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ की कंट्रीज जो थी उन्होंने उसको एरोप्लेन उड़ाने के लिए वहाँ पे अलाउ किया था, अफगानिस्तान ईरान वॉर के दौरान पे, ठीक है। ठीक है। अब इंडिया का हम कुछ रिलेशन देखते हैं, वहाँ के कम्युनिस्ट, वहाँ की जो पास्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, ठीक है। इंडिया मेंटेन गुड रिलेशन विथ पास्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन था वो रशिया और रशिया के साथ था, ठीक है। इंडो रशिया रिलेशन एक ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट पे डेवलप हुआ है, ठीक है।
इंडियन हीरोज एंड फिल्म सॉन्ग्स आर फेमस ऑल ओवर द रीजन। जो इंडियन सॉन्ग्स हैं वो पूरे रीजन में वहाँ पे फेमस थे। इंडिया और रशिया शेयर विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। मीन्स रशिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि कोई एक यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब कोई एक जो देश है वो कंट्रोल ना करे, बहुत सारे देश हों जो कंट्रोल करें, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है हम दोनों की, ठीक है। मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट हैव बीन साइंड इन 2001। 2001 में हमने 80 से ज़्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए, ठीक है। अब इंडो रसिया एडवांटेज हम देख लेते हैं कि इंडो रशिया एडवांटेज क्या है, इंडो रसिया रिलेशनशिप का एडवांटेज क्या है, ठीक है। रशिया जो हमें हमेशा कश्मीर इशू पे हेल्प करता है, एनर्जी सप्लाई हमको देता है, पावर शेयरिंग करता है, इंफॉर्मेशन जो हमारे टेररिज्म के ऊपर इंफॉर्मेशन हमको शेयर करता है, रिलेशन रिलेशन बैलेंस करने में हेल्प करता है हमारा चाइना के साथ, क्योंकि जो रशिया है वो चाइना का भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है। तो रशिया क्या करता है, हम दोनों के बीच में रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है रशिया का, ठीक है। इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट करता है लो प्राइस पे रशिया से, ठीक है। रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया एंड यूएसएसआर एंजॉयड स्पेशल रिलेशन, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पे रशिया और यूएसए और सॉरी रशिया और जो हमारा इंडिया है, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलेशन एंजॉय किया था। अब इन स्पेशल रिलेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इकोनॉमिकल रीजन, जब हम आज़ाद हुए तो जैसा आपको भी पता होगा कि हमने प्राइवेट ऑनर जो प्राइवेट प्लेयर है उनको 1991 में जब हमारा लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब हमने अलाउ किया। उसके पहले हम भी एक सोशलिस्ट ही थे, पूरा रिसोर्स जो था वो सिर्फ स्टेट कंट्रोल करता था हमारा भी। तो जब हम देश को आज़ाद हुए तो यूएसएसआर जो था उस टाइम पे हमने उस टाइम पे हमको असिस्ट किया था कि हमें कैसे करना चाहिए काम, ठीक है। उसने टेक्निकल असिस्टेंट भी दी हमारे स्टील प्लांट के लिए, भिलाई में, बोकारो में जो जो स्टील प्लांट है, उसने हमें टेक्निक दी थी, हमें टेक्नोलॉजी दी थी, या उसने हमें असिस्ट किया था कि हमें कैसे स्टील प्लांट बनाना चाहिए, ठीक है। यूएसएसआर ने उस टाइम पे हमारी करेंसी एक्सेप्ट की थी जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। यानी जब दो देशों के बीच में कोई वो होता है, यानी दो देशों के बीच में कोई ट्रेड होता है, तो एक पर्टिकुलर डॉलर, एक पर्टिकुलर करेंसी चाहिए होती है जिसको हम डॉलर बोलते हैं, जिसको डॉलर मतलब पर्टिकुलर करेंसी जो है डॉलर में ही हम एक्सचेंज करते हैं। बट जब हमारे पास डॉलर नहीं था या फिर गोल्ड नहीं था तो रशिया ने हमारी जो रुपी करेंसी है उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। सपोर्ट ड्यूरिंग पॉलिटिकल देखते हैं, जो हमारा 1971 में वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे इसने पॉलिटिकल सपोर्ट दिया था हमको। इंडिया टू सपोर्ट फॉरेन पॉलिसी इन सम क्रूशियल टाइम, इंडिया भी सपोर्ट करता है फॉरेन पॉलिसी रसिया की, जैसा कि आपको आज देखने को मिल रहा है रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, वॉर है। तो हम उसको भी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। अब मिलिट्री देखते हैं, ठीक है। इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर हैं वो यूएसएसआर से ही आते हैं। सॉरी, मैनी एग्रीमेंट अलाउइंग इंडिया टू जॉइंटली डेवलप इक्विपमेंट। अब मैं बहुत सारे जो हमारे वो हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें हमें और रशिया को दोनों को साथ में मिलके डेवलप करने का मौका मिला है इक्विपमेंट, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हम भी उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसका नोट्स जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम में आज ही डाल दूंगा मैं, चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड जय हिंद।